हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजुल सिंह आज आप लोगों को नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर के बारे में बताने जा रही हूँ। नेचुरल रबर या प्राकृतिक रबर किसे कहते हैं और कब और कहाँ इसकी सबसे पहले खोज हुई और कहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। नेचुरल रबर जैसे कि प्रकृति द्वारा हमें मिलता है और जनरली हीविया ब्राजीलियंसिस यानी ब्राज़ील में सबसे पहले इसको खोजा गया, इसीलिए ये हीविया ब्राजीलियंसिस नामक रबर के पेड़ के मिल्क से, दूध से प्राप्त होता है। अगर कभी आपने देखा हो कि कैसे निकालते हैं, ये क्या करते हैं, पेड़ पे कट लगाते हैं और उसके नीचे एक छोटा सा पॉट लगाते हैं, तो धीरे धीरे उस पेड़ में से जो मिल्क या उसका रस जो है मिल्क फॉर्म में स्रावित होता है, उसको ये कलेक्ट कर लेते हैं। दैट इज़ नोन एज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है वो पॉली आइसोप्रीन का पॉलीमर है। पॉली मतलब बहुत सारे, आइसोप्रीन हमें पता है। आइसोप्रीन किसे कहते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइन का 2-मेथिल पॉलीमर का जो कंपाउंड है, इसका जो डेरिवेटिव है दैट इज नोन एज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन की बहुत सारी इकाइयाँ जो हैं वो 1,4 सिस विन्यास में जुड़ी रहती हैं। कितने विन्यास में जुड़ी रहती हैं? सिस फॉर्म में, यानी जो समूह है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। CH3 भी होगा और H भी, डबल बॉन्ड की इस तरफ। और 1,4 यानी 1 और 4 कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी चौड़ी श्रृंखला बनाते हैं। इसको हम पॉली आइसोप्रीन भी कहते हैं, पर यह सिस फॉर्म में रहती है। किस फॉर्म में रहती है? सिस आइसोप्रीन के रूप में रहती है। सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये CH2 एक पॉलीमर का है। दूसरा जो है वो देखो ये है, ये एक पूरी की एक श्रृंखला है। दूसरी शुरू होती है CH2 ये दूसरी है, और इसमें CH3 और H दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इनको बोलते हैं हम सिस। सब में ऊपर नीचे जहाँ भी हम देखते हैं ये सिस आइसोप्रीन 1,4 अरेंजमेंट के रूप में, विन्यास के रूप में जुड़े रहते हैं। जनरली होता क्या है, ये नेचुरल रबर जो है वो नेचुरल टेम्परेचर पर बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा इलास्टिक, लचीला होता है। इसलिए वो हर काम में हम उसको काम में, हर चीज़ बनाने के काम में उसको नहीं ले सकते। इसलिए साथ ही प्राकृतिक रबर में पोलर सब्स्टिट्यूएंट की अनुपस्थिति है, कोई पोलर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। से इंटर एटॉमिक जो आकर्षण बल है, जो कहना चाहिए इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, वो सारे के सारे केवल वॉन्डर वॉल फोर्सेस तक ही सीमित हैं। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है जो कि उनको आपस में बांध के रख सके। ये वॉन्डर वॉल फोर्स रबड़ के अणुओं में डबल बॉन्ड के सिस विन्यास के कारण और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और जब अट्रैक्शन कब होगा? जबकि एक जो समूह है वो दूसरे समूह के साथ ट्रांसफॉर्म में हो। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जो हमारी श्रृंखला है वो दूसरी श्रृंखला के साथ आसानी से फिट हो जाती है। अगर जिगजैग स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब वो ट्रांसफॉर्म में होगी। इसलिए जनरली प्राकृतिक रबर भी 2 फॉर्म में होता है, सिस भी होता है और ट्रांस, इसके दोनों आइसोमर्स होते हैं। पर सिस आइसोमर जो है इसमें वॉन्डर वॉल फोर्सेस तो पाए जाता है जो सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, और साथ में सिस और हो गया, जिसके कारण ये और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं गाटा पार्चा इसका ट्रांसफॉर्म है। ये पूरी की पूरी, पहला वाला में सिस आइसोमर लिखा है, सारी की सारी जो है समपक्ष पॉली आइसोप्रीन है। दूसरा मैंने लिखा है ट्रांस आइसोमर, जिसके अंदर इस तरीके से CH3 देखो ऊपर है, ट्रांस क्यों बोला? CH3 ऊपर है और H नीचे, फिर CH3 ऊपर है H नीचे, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म है। और इसमें क्या है? CH3 ऊपर है H भी ऊपर है, इसलिए सिस फॉर्म में। इसमें ट्रांस आइसोमर जिसका नाम है गाटा पार्चा, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिस आइसोमर में सारी सीधी श्रृंखला है, और जो ट्रांस आइसोमर है वो क्रिस क्रॉस क्रम के कारण एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला में अच्छी तरह फिट हो जाती है, घुस जाती है। कैसे? जबकि सिस आइसोमर्स में ऐसा
नहीं हो जाता। जिगजैग के अंदर बीच में दूसरा समूह आ सकता है। गाटा पार्श्व में रबड़ के डबल बॉन्ड जो हैं वो सारे के सारे विपक्ष विन्यास में पाए जाते हैं। एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स गुडियर, इन्होंने 1989 में ज्ञात किया कि अगर इस नेचुरल रबर में हम कुछ चेंजेस करें, कुछ चेंजेस ऐसे करें जिससे वो थोड़ा ड्यूरेबल हो जाए, थोड़ा कठोर हो जाए और हमारे डिफरेंट काम में आ सके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गंधक के साथ, सल्फर के साथ इसको गर्म किया, जिससे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बन गई, तनन सामर्थ्य बढ़ गई, इलास्टिसिटी और हीट रेजिस्टेंस क्षमता भी बढ़ गई और उसकी गुणवत्ता में सुधार आ गया। इसलिए चार्ल्स गुडियर ने इसको जिस सल्फर के साथ इसको गर्म करके सारी क्वालिटीज़ को डेवलप किया और इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया वल्कनाइजेशन। यानी वल्कनाइजेशन क्या है, किसी तरीके से नेचुरल रबर के अंदर हम सल्फर को इंक्लूड कर दें। इसलिए उन्होंने 2-मरकैप्टोबेंजोथायाजोल और 2,2-डाइथायोबिसबेंजोथायाजोल 2, ये दोनों, पहला क्या नाम है इसका, 2-मरकैप्टो मतलब 2 पोजीशन पर मरकैप्टो यानी ऐसे समूह जुड़ा है, उसका नाम है 2-मरकैप्टोबेंजोथायाजोल। क्लियर है? बेंजोथायाजोल तो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। साथ में उन्होंने दूसरा क्या लिया, 2,2-डाइथायो बेंजोथायाजोल। इसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। कितने अणु? 2 अणु। यानी सल्फर एक है, दूसरा सल्फर भी अगर इसी के साथ जुड़ जाए तो इसके 2 अणु अगर आपस में जुड़ जाए तो इनको हम बिस बेंजोथायाजोल कहेंगे। इस अभिक्रिया में वल्कनाइजेशन जो है, वल्कनाइजेशन में एक्सेलरेटर की तरह काम करते हैं, इस अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं। वल्कनाइजेशन में नेचुरल रबर की जो डबल बॉन्ड जो श्रृंखलाएं हैं वो सल्फर के क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती है, सल्फर के साथ क्रॉस बंधों से जुड़ जाती है और संयुक्त हुए गंधक परमाणु के लिए डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, जिससे मजबूत, बिना चिपचिपा वाला और अधिक इलास्टिसिटी वाला वल्कनाइज्ड रबर हमें प्राप्त होता है। कैसे? देखो, हम देखा डबल बॉन्ड हट गया, देखो यहाँ क्या था, CH2 CH, यहाँ डबल बॉन्ड था, इसकी जगह क्या आ गया, सल्फर ने ले ली इसकी जगह, और 2 श्रृंखलाएं जो कि क्रिस क्रॉस जो आपस में ये मैंने सीधा लिखा है कायदे से, इसके बीच में जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया और सल्फर के द्वारा ये सारी की सारी रिंग जो है, वो जो श्रृंखला थी वो आपस में जुड़ गई, एक ऊपर की श्रृंखला और एक नीचे की श्रृंखला, और दोनों सल्फर अणुओं के द्वारा जुड़ गई हैं। इसको वल्कनाइज्ड रबर की एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला ने, एक छोटा से पार्ट को हमने यहाँ पे दिखाया। तो ये प्रोसेस है चार्ल्स गुडियर ने किया था, वल्कनाइजेशन प्रोसेस, जिससे रबर की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सके। इसके बाद आता है सिंथेटिक रबर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन के जो साइंटिस्ट थे, जर्मन के जो केमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले सिंथेटिक रबर को बनाया, उसका विकास किया। कैसे किया? इन्होंने पिनेकॉल लिया। पिनेकॉल हम जानते हैं क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन, ऊपर OH, सेकंड कार्बन पे OH, नीचे CH3, वापस CH3, इसको हम बोलते हैं पिनेकॉल। और इसका निर्जलीकरण किया, निर्जलीकरण वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट कर दिया। और होता क्या, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है तो इससे तैयार किया गया, जिसको हम मेथिल रबड़ के नाम से भी पुकारते हैं। देखो कैसे किया इन्होंने, सॉरी एक मिनट, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल एक H यहाँ से गया, एक H इसके यहाँ से चला गया, यहाँ बन गया CH2, यहाँ बन गया CH2, यहाँ बन गया CH2, वाटर मॉलिक्यूल निकल गए और आप बीच में आ गए डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ आ गया CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ आ गया CH3 डबल बॉन्ड CH2। आप इसको जब गर्म करते हैं तो साइड से जो है वो संयोजकता, अगर दूसरा अणु जुड़ जाता है तो ये देखो, एक मिनट इसको बड़ा करो, एक और अणु अगर आता है तो यही वाला अगर इसी का दूसरा अणु आएगा तो दूसरा कैसे जुड़ जाएगा, CH2
इधर इस दूसरी तरफ जुड़ जाएगा CH2, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सॉरी CH3, इस तरीके से ये जुड़ता जाता है। देखो CH2 CH3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कुल मिला के बीच में आ जाएगी। डबल बॉन्ड जो है क्योंकि CH2 के बाद नेक्स्ट CH2 भी जुड़ेगा कार्बन पे CH3 को, इसलिए इसी तरीके से सारे अणु आपस में जुड़ते जाते हैं। देखो मैं इसको लिख के बताती हूँ कैसे। CH2 इस पे जुड़ा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। ये दूसरा अणु लिख रही हूँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड था, और ये इसके साथ जो पहले डबल बॉन्ड था अब ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड CH3 और CH2। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अभी मुझे अगेन एक और अणु जोड़ना है, फिर वो इधर से जुड़ेगा, ऐसे ही सब प्रोसेस आगे चलते जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मिथाइल रबड़, इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक रबड़। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे।